गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सिंध सेकेंडरी स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी प्रेजेंट में जो टॉपिक चल रहा है वो है पैसिव वॉइस। तो हमने इससे पहले जो टेंस के कुछ रूल्स थे वो पढ़े थे, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को किस प्रकार से पैसिव बनाते समय कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीखा था। अब हम उसी टेंस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज सेट जो है उसको लगाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप जो है इसमें से अधिक सेंटेंसेस जो है सही करेंगे। आपने निश्चित रूप से इसका जो चार्ट था टेंस का वो याद कर लिया होगा। आप स्वयं भी इसको हल करें और आप सेल्फ इवेल्युएशन करें कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, ये मेरा प्रयास है इस एक्सरसाइज सेट को लेकर के कि आप अधिक से अधिक आपने सीख लिया है, फिर भी कोई अगर खामी रह गई है तो आप अपने आप को करेक्ट कर लें। तो देखो सेंटेंस आपका दे रखा है, दे विल नॉट टीच अस। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है दे और अस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इनको किस प्रकार से चेंज करते हैं ये मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कि आई जब भी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट मी होगा, मी का आई हो जाएगा, वी को अस को वी कर देंगे, यू का यू रहता है, ही का हिम का ही, सी का हर का सी, दे का देम का दे। यहाँ पे अस है तो अस का क्या होगा, वी। अब देखना है विल नॉट टीच अस। विल यानी कि पिछले ही टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसका पैसिव आप बनाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट का तो विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। आपको ये भी बता रखा है कि जब कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है तो वो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करोगे। तो यहाँ पे पहले तो लग जाएगा शैल, उसके बाद नॉट, फिर उसका जो रूल है बी वो लगा दो, वी शैल नॉट बी। टीच की जब थर्ड फॉर्म है तो पैसे में थर्ड फॉर्म ही लगती है, प्रीपोजिशन बाई लगती है और दे का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी टॉट बाय देम। एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है दे हैव नॉट कट दी ट्रीज। दे हैव नॉट कट दी ट्रीज। अब इसमें हम देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है बच्चों ट्रीज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, ट्रीज। हैव दे रखा है, मैंने कहा था जब भी हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो वहाँ पे आपका टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब भी पैसिव बनाओगे तो आपको बताया था उसमें आप हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करोगे, क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और पैसिव में इसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन या हैव बीन लगता है। अब ट्रीज चूंकि आपका प्लूरल है तो हम हैज बीन लगा करके बच्चों यहाँ पे हैव बीन लगाएंगे। अब हैव बीन में आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब दो हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पे शैल और बी था, यहाँ पे हैव और बीन हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि नॉट का प्रयोग पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में करोगे तो हो जाएगा नॉट। ट्रीज हैव नॉट बीन, इसकी थर्ड फॉर्म ही है ये, कट। ट्रीज हैव नॉट बीन कट, प्रीपोजिशन लगा दोगे बाय और दे का ऑब्जेक्ट आपको मैं अभी बता चुका था जो हो जाएगा देम। तो हो जाएगा ट्रीज हैव नॉट बीन कट बाय देम। ओके, ट्रीज हैव नॉट बीन कट बाय देम। हैज हैव आ जाए, जब भी हैज हैव हैड कहीं आ जाए तो आपको बीन और लगाना है, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन। सब्जेक्ट देख लेना उसका नंबर सिंगुलर या प्लूरल उसके अनुसार। टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स इन दी क्लास। अब देखो कंफ्यूज कर देने के लिए देखो अधिकांश अभी तक हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता था।
आपको कंफ्यूज करने के लिए 11th क्लास के लेवल पे यहाँ पे अदर्स भी जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स है। तो हमें तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है और यहाँ पे उसको लिखना है। इज टीचिंग, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से कहने का तात्पर्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जब भी पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब तो उसी टेंस की रहेगी, साथ में क्या जोड़ दोगे? बीइंग जोड़ दोगे। क्या जोड़ोगे? बीइंग। ठीक है ना। और जब पास्ट कंटीन्यूअस का बनाओगे तो भी हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की रहेगी, साथ में क्या जोड़ दोगे? बीइंग जोड़ दोगे। तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग या वर बीइंग, ऐसे भी समझ लो। ऐसा कोई भी एक्टिव वॉइस, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें पहले से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई हो तो साई क्रिया तो उसी की रहेगी, वचन के अनुसार चेंज होगी। इसको थर्ड फॉर्म करोगे और साई क्रिया के बाद बीइंग लगा दोगे। तो देखो स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है तो एज तो सिंगुलर में लगता है, प्लूरल में इसमें क्या है बेटा? आर लगता है। आर बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म कर दो तो हो गया स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। फिर लिख दो इन दी क्लास बाय टीचर। ठीक है, या स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय टीचर इन दी क्लास। आप चाहे तो इस पोर्शन को लास्ट में भी ले जा सकते हो, इसको पहले ला सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नो वन विल डू इट, ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको। मैं बता दूं कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट के रूप में आते हैं प्रोनाउन, जैसे नो वन है, समबडी है, समवन है, एवरीवन है, एवरीबडी है, ठीक है, पीपल है। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इनको अगर बाई के बाद ना भी लिखें और बाई को ना भी लगाएं तो भी चलता है। बाई और बाई के बाद इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? इट का इट ही रहता है। चलो इट भी लिख देता हूँ। इट का हो गया इट। विल है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल भी या शैल भी होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ नो वन जो आया है तो वाक्य नकारात्मक अर्थ प्रदान कर रहा है, तो इस नो को कन्वर्ट करके यहाँ नॉट कर देते हैं। कैसे कर दो? विल नॉट बी हो गया। इट विल नॉट बी, ये नो का यहाँ नॉट हो गया बच्चों, ठीक है। इट विल नॉट बी और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। प्रीपोजिशन लगा दो बाय। अब नो का तो नोट कर दिया था, बचा क्या? बाई वन। और इस बाई वन को अगर नहीं भी लिखोगे तो भी सेंटेंस आपका सही रहेगा। इट विल नॉट बी डन। समझ रहे हो ना? जब कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नो आ जाए, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, नन आ जाए, कुछ भी आ जाए तो साई क्रिया के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना और उसको क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया इट विल नॉट बी डन बाई वन या इट विल नॉट बी डन। वी डिड नॉट राइट अ लेटर, आपका ऑब्जेक्ट है अ लेटर। डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का जब भी पैसिव बनाएंगे तो साई क्रिया आपको बताई थी क्या लगाएंगे आप? वॉज या वर लगाएंगे। लेटर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे आप? वॉज का। अ लेटर वॉज, पहली साई क्रिया के बाद नॉट लगा दो। राइट की थर्ड फॉर्म कर दो बच्चों, क्या होगी? रिटेन। तो हो जाएगा लेटर वॉज नॉट रिटेन। प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे और वी को कर देंगे अस में कन्वर्ट, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। वी का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अस, और अस का सब्जेक्ट बनाओगे तो वी। तो सेंटेंस हो जाएगा अ लेटर वॉज नॉट रिटेन बाय अस। समवन वॉज कॉलिंग यू, समवन वॉज कॉलिंग यू, देख सकते हैं। यू आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होगा? यू। वॉज कॉलिंग, देखो कॉलिंग में आईएनजी आ गया तो एक चीज कंफर्म है, बीइंग लगेगा, लेकिन वॉज बीइंग या वर बीइंग लगेगा। यू आपका जो है वो प्लूरल है तो यहाँ पे लगाओगे आप
you were being called की थर्ड फॉर्म called you were being called। अब ये संबंध नहीं भी लिखो तो चलेगा, you were being called बाई संबंध लिख दो तो भी गलत नहीं है और नहीं लिख दो तो भी गलत नहीं है, you were being called, ठीक है ना, आपको पुकारा जा रहा था। और वहां था संबंध was calling you कि आपको कोई पुकार रहा था। नेक्स्ट है I had not played the cards। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है कार्ड्स। हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट है और हैड के साथ आपको क्या जोड़ना है बच्चों, बीन जोड़ना है, लेकिन बीच में क्या लिखना है, नॉट। द कार्ड्स हैड नॉट बीन The cards had not been played, preposition by, I को चेंज करेंगे, किसमें होगा, me में। तो हो गया the cards had not been played by me। ओके, समझ में आ रहा होगा। निश्चित रूप से आप भी अपने आप स्वयं भी बिल्कुल सेंटेंस को सही बना रहे होंगे। जिस तरीके से हमने धैर्य के साथ टेंसेस का टॉपिक कंप्लीट किया था, मुझे उम्मीद है आपने चार्ट याद कर लिया होगा। और अगर आपको चार्ट याद हो गया है तो इसको चेंज करने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं। कोमल बाइज द बुक फ्रॉम मार्केट। अब फ्रॉम मार्केट तो अदर्स में है, आपका ऑब्जेक्ट तो क्या है, दी बुक। तो यहाँ पे क्या करोगे, दी बाइज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है। इसका मतलब बच्चों कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाओगे तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर। द बुक के अनुसार आप लगाओगे यहाँ पे इज, क्या लगाओगे, इज। इसकी थर्ड फॉर्म करोगे बाई की, हो जाएगा द बुक इज बॉट। द बुक इज बॉट बाय, इसके द्वारा, कोमल एक नाउन है तो वैसा ही लिखो, फ्रॉम मार्केट। द बुक इज बॉट बाय कोमल फ्रॉम मार्केट, या द बुक इज बॉट फ्रॉम मार्केट बाय कोमल, ठीक है ना, सुन आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज दी वर्क। यह थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला सेंटेंस प्रतीत हो रहा होगा, क्योंकि डज है, ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि यहाँ पे ये मेन वर्ब है। डू फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाते हैं। यहाँ पे दी वर्ग के अनुसार आप किसका प्रयोग करोगे, इज। अब डू की थर्ड फॉर्म, क्यों मुख्य क्रिया डू है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। द वर्क इज डन बाय him। The work is done by him, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी। शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा टीवी। इज नॉट वॉचिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तात्पर्य ध्यान आ गया होगा आपको, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो टीवी के अनुसार आप इसका प्रयोग करोगे, बीच में क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, उसके बाद बीइंग लगाओगे। वॉच की थर्ड फॉर्म, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय, और सी का ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं हर। तो हो जाएगा दैट, सॉरी, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हर। तो टीवी उसके द्वारा नहीं देखी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज सेट था। निश्चित रूप से आपने अधिक से अधिक सेंटेंसेस को स्वयं भी सही कर लिया होगा। और बाय द वे अगर कोई गलत हो भी गया है तो आप उसको देख लें कि किस प्रकार से सही किया गया है। समझ में निश्चित रूप से आपको आ ही जाएगा कि वास्तव में हमने गलती क्या की थी। और कोशिश ये करें कि एक बार जो गलती हो गई है वो पुनः ना दोहराएं, ठीक है।
अभ्यास करते रहें। ये तो हमने 10 सेंटेंस का एक सेट लगाया है। आप कोशिश करें, आपके पास जो बुक होगी उस बुक में आपका टॉपिक दे रखा होगा पैसिव कंस्ट्रक्शन का, पैसिव वॉइस का, तो उसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है अभी आप असर्टिव सेंटेंस के जो भी टेंस पे बेस्ड कुछ चेंजेज हैं उनको घर पे आप करें, ठीक है ना, और अध्ययन करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।